यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जीएस वर्ल्ड का हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे थे यूपीपीसीएस का, ठीक है। इसका टेस्ट नंबर 3 हम लोग देख रहे थे, टेस्ट नंबर 3 है ना। इसका पार्ट 1 यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया था, 75 से 76 क्वेश्चन कवर हो गए थे। हाँ, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब 76 या 77 जो भी आगे इसका मैंने छोड़ा था वहाँ से इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोग कर चुके थे, पहला पेपर अपना कल यूकेटी का किया हुआ है मैंने। यूकेटी का अपना जो चैनल है उसका एक पेपर यहाँ पर हम लोग लाए थे साइंस में, वो जीव विज्ञान का पेपर है ना। क्योंकि देखो अभी साइंस का हमने जीव विज्ञान के इसलिए अलग किया है क्योंकि जो यूपीपीसीएस है ना, इसमें क्वेश्चन जीव विज्ञान को लेकर के मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के पीछे जीव विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा रखता है ना। तो उसके पीछे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अलग उसका पूरा फ्रेम कर दिया है। करीब 150 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पर, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगला पेपर जो लेके आ रहे हैं हम लोग, सेकंड पेपर उसका होगा वो आधुनिक भारत का होगा। आधुनिक भारत मतलब जो की हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर, आगे से स्टार्ट करेंगे इसके, बाकी सब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तो, ठीक है। आते क्वेश्चन आगे 77 क्वेश्चन यहाँ से। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघ की व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। भारतीय संघ की व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ से भारतीय संघ में राज्यों का जो राज्यों को संविधान से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होता है, ठीक है। डी क्या होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कहना है कि आप राज्यों का संविधान से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त है, ये गलत हो जाएगी बात, ठीक है। यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ पर 7वीं सूची के माध्यम से संघ और राज्य में समवर्ती सूची द्वारा शक्ति का वितरण किया गया है, ठीक है। ये बात आपकी करेक्ट होगी और ABC यहाँ पर सही होगा, डी यहाँ से बात इसकी गलत है, ठीक है। आते क्वेश्चन 78 नंबर यहाँ से देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 78 नंबर है, नीचे दिए यहाँ पर कथन और कारण है, ठीक है। कथन बोला है भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात क्या होगा, स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि भारत में शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत का संघीय ढांचा होते हुए भी केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए यहाँ पर पहली बात इसका सही हो जाएगी। सेकेंड बात जो आ रही है वो भी बात से करेक्ट है। इसी कारण कि भारत का ना तो संपूर्ण या पूर्ण घनात्मक या संघात्मक और ना ही यहाँ पर एकात्मक आ जाता है, अतः यहाँ पर कारण कथन दोनों यहाँ पर सही व्याख्या कर रहे हैं, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 नंबर आते हैं। संघीय व्यवस्था के में जो संविधान का संतुलन चक्र जो होता है, बैलेंस व्हील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस संस्था को कहा जाता है, किस संस्था को कहते हैं, आंसर हो जाएगा ये कहते हैं सी न्यायपालिका को, ठीक है। न्यायपालिका को संविधान का संतुलन का चक्र कहा जाता है, क्योंकि ये संघ और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों का समाधान करती है और विधायिका कानून निर्माण करती है और न्यायपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है और निर्वाचन आयोग चुनाव का संचालन करेगी। लेकिन संघीय ढांचे का संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है, विशेषकर आर्टिकल 131 और न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के माध्यम से। आगे क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। पहली बात 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, दोहरी नागरिकता व्यवस्था नहीं है, एकल नागरिकता है। सेकेंड बात है भारतीय संघ में राज्यों की समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था राज्यसभा में होती है, सेकेंड बात सही है। तीसरा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए उनकी सहमति आवश्यक नहीं है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आंसर 2 और 3 सही है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन 81 आते हैं, 81 नंबर। नीचे दिए गए पर कथन और कारण। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि राज्यों के बीच संघ, ठीक है। पहली बात क्या होगी, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, पहली बात सही है, क्योंकि अर्थात यहाँ पर जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया इसका राज्यों का संघ होगा, है ना। सेकेंड बात है क्योंकि संघ राज्यों को आपसी समझौते नहीं बना सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि क्योंकि भारतीय जो संघ है राज्यों के आपसी समझौते नहीं बना सकते। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है। 81 का आंसर डी। 82 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के बारे में सही नहीं है, ठीक है। 82 में देखो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहता है, ठीक है, ना कि राज्यों के बीच संघ, इसका स्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया। और भारतीय संघ में राज्यों के पारस्परिक जो समझौते हैं उससे नहीं बल्कि यहाँ पर संविधान द्वारा निर्मित होते हैं, राइट। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि अनुच्छेद 248 248 के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, ठीक है। सेकेंड बात है भारत को अमेरिका संघ के विपरीत यहाँ पर एकल नागरिकता भी व्यवस्था होती है और अनुच्छेद 3 के तहत यहाँ पर राज्यों को गठन, सीमा परिवर्तन तथा नाम परिवर्तन करने की शक्ति रहता है और इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं होती है। सी स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, गलत पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 83 नीचे दिए गए अभी कथन या कथन कारण है, ठीक है।
भारतीय संविधान को संघ संघात्मक कहा जाता है, अर्धसंघात्मक कहा जाता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है और ये पूरी तरह से उचित, यद्यपि इसमें संघीय ढांचा है परंतु अनेक प्रावधान इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। सेकेंड बात है क्योंकि इस परिस्थिति में भी केंद्र राज्यों को एक व्यापक नियंत्रण प्राप्त होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, क्योंकि यहाँ पर अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, एकल संविधान और एकल नागरिकता के राज्यों को पुनर्गठन की शक्ति के संसद द्वारा अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधानों को सभी समान परिस्थितियों में भी केंद्र में शक्तिशाली शक्तियाँ बनाते हैं। इसलिए भारत न तो पूर्ण संघात्मक जैसे कि अमेरिका है वो है और न ही पूर्ण एकात्मक है, बल्कि दोनों मिश्रण है। बी आंसर होगा। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? भारतीय संघवाद की विशेषता में से कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा राज्यों का समान संप्रभुता। राज्यों की समान संप्रभुता जो होती है ये भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं बताती है, ठीक है, क्योंकि भारत में संप्रभुता संपूर्ण रूप से संविधान में निहित राज्यों में नहीं है, ठीक है, और क्योंकि भारत का संविधान लिखित है और संघ के राज्यों की भी शक्तियों वितरण संविधान द्वारा किया जाता है और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय ढांचे की निर्माण शक्तियाँ होती हैं। सी यहाँ से आंसर होगा जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं, 85 नंबर। 85 बोला सूची को सूची 2 को मैच करना विषय और इसके आधार पर संवैधानिक आधार कौन कौन से इसके होंगे। पहली बात है, पहला बोला यहाँ से अपशिष्ट विधायी शक्ति, अपशिष्ट जो विधायी शक्ति हो जाएगी ये अनुच्छेद 248 में होगा, ठीक है, इसके अंतर्गत सभी विषय आते हैं और संघ राज्यों की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, इसे अपशिष्ट विषय कहा जाता है जो केंद्र को प्राप्त होते हैं, ठीक है। सेकेंड बात है, सेकेंड बात यहाँ से इसका ये बोला है संघ राज्य विवाद अनुच्छेद 131, ये बात क्या होगी, ये बात यहाँ से जो है ये 7वीं सूची में हो जाएगी, है ना, किसमें होगी 7वीं सूची में। तीसरा विधायी शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 311 में, करेक्ट, 331 में, सॉरी 331 311 बोलो 131 है ना, आंसर क्या होगा 131 का सही आंसर है। 85 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 86 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है, भारत में दोहरी नागरिकता की क्या व्यवस्था है ना। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था होगी, बता चुका हूँ ऊपर पहले मैं, राज्यसभा संघीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है राज्यों का पुनर्गठन के लिए उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है, ये बात करेक्ट है क्योंकि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद राज्यों की सहमति के बिना भी यहाँ पर कर सकते पुनर्गठन, ये मैं 2 बार 3 बार ऊपर बात बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आंसर क्या होगा बी यहाँ से सही आंसर। इसमें देखो इनके जो क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीएस वर्ल्ड का मैं पहले पार्ट बताया था, पहला पार्ट जब कराया था कि इनके क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हैं, है ना। यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इनको क्वेश्चन अभी करीब मैंने 4 से 5 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग किए हैं, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएंगे तो कोई मतलब नहीं उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने का। आगे आते हैं क्वेश्चन 87। अभी हम लोग ने यूकेटी का पेपर मैथ देखा आपने, कितना अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम किया गया है। ऐसे ही हम लोग उसका अभी मॉडर्न हिस्ट्री का भी लेके आएंगे, आज कोशिश करेंगे शाम तक उसको करा दूँ मैं। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संसद की विधायी शक्तियों के संबंध में गलत है। विधायी शक्तियों के बारे में कौन सा गलत है, आंसर हो जाएगा धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। बी क्या होगा 87 का सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संसद की विधायी शक्तियाँ जो प्रक्रिया होती है उसमें साधारण विधेयक को 3 वचन प्रथम द्वितीय और तृतीय माध्यम से गुजरना पड़ता है, ये बात यहाँ से करेक्ट होगी। और क्योंकि यहाँ पर साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकते हैं, ये जो बी स्टेटमेंट है यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में संशोधन किया सकता है, ये बात गलत होगी, संशोधन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 88 है 88। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि की अधिकतम अवधि बढ़ाई सकती कितनी। 88 का आंसर हो जाएगा ये बढ़ाई सकती है 1 वर्ष, इसका आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष से बढ़ा सकता है, हालांकि ये वृद्धि आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने में अधिक जारी नहीं रह सकेगी, ठीक है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 नंबर है कथन एक कारण, ठीक है। देखते हैं इसको। संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्या होगा एकदम सही है। सेकेंड बात है क्योंकि मंत्रिमंडल का अस्तित्व लोकसभा पर विश्वास पर आधारित होता है, ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि मंत्रिमंडल तब तक उसी पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, ठीक है। यदि लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे मंत्रिमंडल को त्याग पद देना, मतलब ये सब
पारित कर देगी तो क्या होगा, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। यही संसदीय शासन प्रणाली की मूल आत्मा बताता है बात, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। ए नहीं, बी होगा, व्याख्या भी कर रहा है। इसमें बोला व्याख्या नहीं कर रहा तो गलत है, क्योंकि व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। संवैधानिक यहाँ पर विषय और इसका अनुच्छेद क्या है। 90 पहली बात है, इसमें बोला है कि धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा 110, इसमें कर, उधार, संचित निधि आदि से संबंधित यहाँ पर विषय आते हैं। अगला, राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति क्या होगा। राष्ट्रपति विधेयक की जो स्वीकृति है ये आपके 2 नंबर पर हो जाएगी 111 पर। संसद की संरचना आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये बात यहाँ पर हो जाएगी, इससे मिलकर रहे सब A1 B2 C3, तो डी यहाँ से आंसर होगा। 91 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्र राज्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। 91 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, राज्यों के बीच विवादों को संसद को अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। ये बात गलत है, क्योंकि राज्यों के बीच विवादों में संसद नहीं बल्कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। ये बात गलत होगा। अनुच्छेद 131 संघीय विवादों से संबंधित होगा। तीसरी बात करेक्ट है, 131 विशेष रूप से संघीय विवाद उससे संबंधित है। 1 और 3 इसका स्टेटमेंट बी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के बारे में कौन सी बात सही नहीं है 92 में। आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है ये हो जाएगा सी। राष्ट्रपति संसद की बैठकों में मतदान कर सकता है, ये बात एकदम गलत है, सी स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी सभी बातें इसकी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 93 नंबर, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन ए कारणार्थ। भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र होता है, ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में होती है, जबकि राष्ट्रपति औपचारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। इसी कारण राष्ट्रपति को नाममात्र की कार्यपालिका में मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर। व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। और ये चुनाव अनुच्छेद 54, 54, 55, 54, 55 के अंतर्गत एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, और संसद सदस्य सचिवालय केवल प्रशासनिक सहायता देंगे। सी आंसर होगा। 95 नंबर है, 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। पहली बात, 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। सेकेंड बात है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात सही है आर्टिकल 64 के अनुसार, है ना। तीसरी बात है लोकसभा का अध्यक्ष होता है कौन, राष्ट्रपति, गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। ओनली 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में गलत बताता है। भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में गलत बताता है। आंसर हो जाएगा 96 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। 96 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 97 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। राष्ट्रपति की शक्ति और यहाँ पर इसके संवैधानिक इसके जो अनुच्छेद हैं कौन कौन से हैं वो। 97 पहली बात है, पहला बोला अध्यादेश जारी करना, ये आपका अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल जारी करता है किसके तहत, 213 के तहत, है ना। आगे आते हैं, तो ये बात इसका क्या होगा, 1 आगे विधेयक पर स्वीकृति जो होती है, विधेयक पर जो स्वीकृति होती है पुनर्विचार, ये 111 में, है ना, यह हो जाएगा इसमें। आगे लोकसभा का विघटन कब होता है, लोकसभा का जो विघटन होगा ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सी का 2, और संविधान की शक्ति 72। करेक्ट आंसर 97 का क्या होगा, सी यहाँ से सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन 98 नंबर, 98 बोला निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, करेक्ट है। राज्यसभा में धन विधेयक संशोधन कर सकती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा में धन विधेयक न तो संशोधन कर सकती है, न ही इसकी अस्वीकार कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है। तीसरा, लोकसभा धन विधेयक अंतिम निर्णय लेती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी आंसर सही आंसर है।
99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? लोकसभा के बारे में सही नहीं है, आंसर हो जाएगा लोकसभा भारत की जनप्रतिनिधि सभा है जिसकी संरचना जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होती है। और 104वें संविधान संशोधन 2019 से पूर्व राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों नामित करने के अधिकार होता था। बी आंसर क्या होगा? सही आंसर है, लेकिन तीसरी बात आंसर क्या होगी इसकी? ये गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 100 नंबर, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर। ये 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त बैठक तभी बुलाया जाता है जब किसी विधेयक पर लोकसभा या राज्यसभा के बीच गतिरोध हो जाए या राष्ट्रपति से बुलाए और इस पर अध्यक्षता लोकसभा करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 आपातकाल या बजट के लिए संयुक्त अधिवेशन आवश्यक नहीं होता है इसमें। ठीक है, आंसर क्या होगा? 100 का बी करेक्ट आंसर है। ये बोला है कि अधिवेशन की स्थिति में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर बुला सकते हैं। ठीक है, बी आंसर होगा 100 का। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101 है, इसको देखते हैं। इसमें बोला नीचे लिखे यहाँ पर जो दिए गए कथन है और कारण इसको बताना है। इसमें बोले कथन में लोकसभा का विघटन होने पर सभी विधेयक क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं या लैप्स हो जाते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि लोकसभा के विघटन पर सभी विधेयक समाप्त लैप्स नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं और संयुक्त अधिवेशन में लंबित विधेयक भी समाप्त नहीं होते हैं। केवल विधेयक समाप्त होते हैं जो केवल लोकसभा में लंबित हो वो। ठीक है, कारण जो होगा ये लोकसभा की जो विधायी प्रक्रिया होती है उसका एक अनिवार्य अंग होता है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और अंतिम निर्णय भी वहीं पर होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो होगा क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है कि आर यहाँ से ये गलत है। 102 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं कूट में सूची 1 और सूची 2 में। इसमें बोला लोकसभा से संबंधित तथ्य, अनुच्छेद और व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, तो 102 पहला यहाँ से लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये हो गया। उसके बाद लोकसभा का न्यूनतम सदस्य आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मौलंकर। ठीक है, और लोकसभा का विघटन का शक्ति 85। बहुत सरल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी करेक्ट है। ठीक है, 102 का डी। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में गलत है? राज्यसभा के बारे में कौन सी बात गलत है? 103 का आंसर क्या होगा? ये राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए कहता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। बाकी स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, ये बात इसकी गलत है। 104 नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन है कारणार्थ। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है ना, अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। पहली बात क्या होगी? 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। सही बात है। सेकंड बात है, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, या 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्थायित्व कारण आजीवन सदस्यता नहीं, बल्कि यहाँ पर आंशिक सेवानिवृत्ति प्रणाली होनी चाहिए यहाँ पे। 104 का सी। 105 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के संबंध में गलत है? लोकसभा के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है? आंसर हो जाएगा जो गलत है, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक उसके विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। ये बात क्या होगी? गलत है। ये बात क्या होगी इसकी? गलत है, क्योंकि लोकसभा के विघटन पर सभी विधेयक समाप्त नहीं होते और राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं और संयुक्त अधिवेशन में लंबित विधेयक भी लैप्स नहीं होते हैं। तीनों पॉइंट आप लिख लो, और केवल वे विधेयक समाप्त होते हैं जो लोकसभा में लंबित हों। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 105 का भी। 106 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 देखते हैं, फिर से मैच करते हैं। संसदीय समिति, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? पहला, पब्लिक अकाउंट कमेटी PSC। लोक लेखा समिति, ये क्या होगा? ये नियंत्रक मालिका परीक्षा की जांच करेगी, रिपोर्ट की। ठीक है, प्राक्कलन समिति बजटीय अनुमानों और आय नियंत्रण से संबंधित होगी। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सरकारी उपक्रमों कार्यकुशलता उसकी क्या है? समीक्षा करना। ठीक है, चौथी बात है आचार समिति क्या होती है? सांसदों के आचरण संबंधित मामलों की देखरेख करना। आंसर क्या होगा? A1 B2 C3 D4। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ पर है? बी नंबर में। आगे आते क्वेश्चन 107, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C 50।
इसका सही आंसर होगा। लोकसभा में नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया गया था और ये इसके पारित होने की मंत्रिपरिषद को त्याग पर देना पड़ा था। ठीक है, 25 या 40 का आंकड़ा केवल भ्रम उत्पन्न करने को लेकर क्या पद दिया है, जबकि यहाँ पर 75 पूरी तरह से असंगत होगा। 107 का सी करेक्ट है। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में गलत बता रहा है? गलत है कौन सा? 108 का। यहाँ से आंसर हो जाएगा, इस संशोधन का न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति समाप्त कर दी गई है। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में न्यायिक पुनर्वलोकन को सीमित करने का प्रयास किया गया, परंतु उसे समाप्त नहीं किया गया और बाद में 44वें संविधान संशोधन मिनर्वा विवाद में न्यायिक पुनर्वलोकन की रक्षा की गई है। इसलिए यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा इसका करेक्ट होगा। 109 आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। संविधान का संशोधन और प्रमुख इसके प्रभाव कौन कौन से थे। पहली बात है, ये बोला है कि 109 44वें संविधान संशोधन क्या होगा? 44वें संविधान संशोधन जो था ये 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार बनाया गया था। 1 और 2। 69वां संविधान संशोधन क्या है तो पता होगा, क्योंकि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। B1। 73 संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। C3। 101 संविधान संशोधन ये 2016 GST व्यवस्था लागू करना। D4। करेक्ट आंसर यहाँ से 109 का D। 110 है, लोकसभा की सीटों की कुल संख्या वर्ष 2026 तक स्थिर रहने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 110 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 84 संविधान संशोधन। 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा की राज्यसभाओं विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक स्थिर रहेगी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने वाले राज्यों को दंडित होने से बचाना था। और 87 संविधान संशोधन निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्निमांकन किया गया था, जबकि 91 संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार संबंधित और 101वां GST से संबंधित होगा। 110 का 111 नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और कारण है। कथन है कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 111 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा भाग 9 और 11वीं सूची की जोड़ी गई थी तथा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वशासन को कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई थी और चुनाव, वित्त आयोग, आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। आंसर क्या होगा? 111 का बी करेक्ट है। 112 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से क्या होगा? गलत होगा। 112 में यहाँ से जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(f) को समाप्त कर दिया गया था। 112 का बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) को अनुच्छेद 31 तक हटा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है, सूची 1 और सूची 2 को लेकर के अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विषय खंड है। ठीक है, देखते हैं 113 में ये बोला है कि अनुच्छेद 168 जो 168 है ये राज्य की विधान मंडल की संरचना एक सदनी देर सदनी होगी या नहीं होगी उससे संबंधित है ना, तो ये क्या होगा? 1 में हो जाएगा, इसी संरचना को बताता है। सेकेंड बात, आर्टिकल 169 जो है ये विधान परिषद की सृजन या अनुमोदन की प्रक्रिया को बताएगा। सेकेंड होगा, सही बात है। तीसरा, अनुच्छेद 170 होता है जो ये क्या करता है? देखो ये जो है अनुच्छेद 170 ये राज्य विधानसभा की संरचना और सदस्य की संख्या है उससे संबंधित जो संरचना होगी इसको बताता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब विधानसभा की संरचना ही लिखा हो, मैं इस वजह से पूरी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि 170 जो होता है ये राज्य विधानसभा की संरचना और सदस्य संख्या से संबंधित है, ये भी लिख सकता है पूरा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और 171 जो है ये विधान परिषद की संरचना, सदस्यता और नामांकन से जुड़ा है। डी का 4 करेक्ट आंसर A1 B2 C3 D4 सी आंसर है। 114 नंबर है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? आंसर 114 हो जाएगा, सी 14 दिन तक, है ना। सी यहाँ से क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि धन विधेयक से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 100 किसमें धन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान है इसमें अनुच्छेद में किया गया था। कौन से अनुच्छेद में किया गया था आपको देखना होगा इसको, चलो बताता हूँ अभी मैं। और ये विधान परिषद का धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के यहाँ पर रोक सकती है। इस अवधि के बाद यदि परिषद विधेयक को पास नहीं करती है
ठीक है, परिषद को वापस नहीं करेगी तो क्या होगा, उसे पारित स्वतः माना जाएगा और विधान परिषद केवल सिफारिश पर तय करती है, जिसे विधानसभा मानने के लिए क्या होता है, बाध्य नहीं होगा। ठीक है, 7, 10 या 30 दिन जैसे विकल्प के आपसे दिया हो उसके हिसाब से। ठीक है, आंसर यहाँ से 14 का सी करेक्ट होगा। जो धन विधेयक है उसे संबंधित प्रावधान आर्टिकल कौन सा होगा, ये बताना है। और 110 यहाँ पर जो आर्टिकल होगा धन विधेयक को लेकर के वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कथनों पर बताना कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है 115 में? देखो, पहली बात बोला भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 जो 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन किया जा सकता है, एकदम सही बात है। सेकेंड बात है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो होती है इसकी विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, करेक्ट बात है। तीसरी बात है सी नंबर, विधान परिषद जो है ये इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये बात गलत है। तीसरी बात यहाँ से इसकी पूरी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। इनमें स्थानीय निकायों, विधायक, स्नातक, शिक्षकों उनके द्वारा चुने जाते हैं, या राज्यपाल के कुछ सदस्य वो भी नामित करते हैं। ये बात गलत है, बाकी सब करेक्ट होंगे। ठीक है, सी गलत है। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। जहाँ पे असत लिखा हुआ पर तुरंत बाहर गलत लिख लो कि दूर से समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, वहाँ पर ऊपर आपको नहीं देखना पड़ेगा कौन सा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 116 का। देखो, पहली बात है विधान परिषद विधानसभा के समान शक्ति प्राप्त होती है इसको, एकदम सही बात है। अगला, विधान परिषद के धन विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर सकती है, ये बात क्या होगा, कौन सा कथन असत्य नहीं है। अच्छा देखो, इसने उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन ना, इसने पूछा क्वेश्चन असत्य और नहीं भी नहीं है, मतलब कौन सा गलत है और गलत नहीं भी है, दो चीज़ घुमा दी इसने, है ना। ध्यान से पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताने कौन सा कथन यहाँ पर सही हुआ, इसका मतलब कौन सा कथन असत्य, मतलब कौन सा कथन गलत हो गया, कौन सा कथन नहीं है, कौन सा कथन गलत नहीं है तो सही की बात कर रहा है। दो गलत हो गए ना, कौन सा कथन गलत नहीं है तो सही की बात कर रहा है। सही कौन सा है, सही हमारा हो जाएगा यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, बाकी सब इसके गलत हैं। तीसरा सही, क्योंकि विधान परिषद केवल विलंबनकारी या विलंबकारी सदन होता है, बाकी सब यहाँ से ए, बी और डी गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है। 116 का सी करेक्ट है, क्योंकि विधान परिषद समानता विलंबनकारी सदन का आता है, क्योंकि ये अंतिम निर्णय नहीं ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 117 आते हैं। नीचे दिए गए यहाँ पर दो कथन है, विकथन और कारण। देखो, उस टाइप वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गलत और असत्य लिखा है तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन पूछेगा, सही पूछेगा, कौन सा है सही आपको बताना है वहाँ पर। ठीक है, आगे आते हैं। 117 में कथन है कारणार, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति अस्थायी प्रकृति होती है। 117 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है, क्योंकि अध्यादेश को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी जारी किया जा सकता है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल अध्यादेश स्वेच्छा से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही जारी करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा। 118, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 118 में कौन सी बात गलत है, आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार का ही प्रयोग कर सकता है। उच्च न्यायालय क्या होगा, केवल मूल क्षेत्राधिकार का ही प्रयोग कर सकता है, ये बात गलत है इसकी। ठीक है, पूर्ण तरीके से गलत है, राइट। क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, ये मूल क्षेत्राधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपीली पर्यवेक्षण रिट और क्षेत्राधिकार को भी यहाँ पर क्या करेगा, प्रयोग करेगा। सी यहाँ से गलत आंसर होगा। 119 नंबर है, कथन है कारणार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 119 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु यह प्रक्रिया परामर्श सीजीआई के राज्यपाल से होती है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, क्योंकि भारत में न्यायपालिका कार्यक्षेत्र के अधीन होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि भारत न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है बल्कि वह स्वतंत्र है और शक्तियों का पृथक्करण भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा होगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 119 से क्या होगा, सी। 120 नंबर है, अनुच्छेद और कथन यहाँ पर दे रखा है, सूची और विशेष के कौन कौन से अनुच्छेद की देखते हैं। पहला इसमें बोला है कि अनुच्छेद 214, देखो 214 जो होता है ये प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है ना, पहला सही हो जाएगा। सेकंड बात है, आर्टिकल 226 क्या कहता है, 226 जो रिट जारी करने की शक्ति देता है किसको, हाई कोर्ट को, है ना, ये बात हो जाएगी। और 233 क्या करता है, 233 जो होता है ये जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंधित होगा, सी का 3 हो जाएगा। और 235 क्या कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के निर्णय नियंत्रण को स्थापित करेगा, 235। आंसर क्या होगा, A1 B2 C3 D4, है ना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है। कौन सा कथन गलत है 121 में? आंसर हो जाएगा बी। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की गारंटी होती है। बी यहाँ से आंसर होगा। जो बात ये गलत बता रहा है 121 में, है ना, गलत बात जो है ये, क्योंकि 243D 243D के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण होता है। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 122, 122 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना? कौन सा कथन गलत? पहला देखते हैं, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9A में निहित होंगे, ये बात भी क्या करेक्ट है। तीसरा, नगर पालिकाओं का गठन, सीमांकन और भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, तीसरी बात गलत है, क्योंकि 74 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है ना, ये बात गलत हो जाएगी। नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, ये बात करेक्ट है। ठीक है, गलत जो हो जाएगा, पूछा था गलत कौन सा है, तो 122 का क्या सी करेक्ट है ना, सी गलत है। करेक्ट मतलब गलत, जो गलत पूछा है। 123 नंबर आते हैं 123। है संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से इसके हैं 123 में? पहली बात है, देखते हैं इसमें राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, है ना, ए का 4 हो जाएगा। आगे राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग जो होता है ये 243I, बी का 1। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक 148 और राज्य लोक सेवा आयोग 315। देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आता तो चलो ये थोड़ा सा डाउट था कि ये वाले आप नहीं कर पाते, लेकिन ये दो तो कर लेते। कौन सा कर लेते? कैग वाला तो कर लोगे 148, तो सी का 2 और डी का 3। सी का 2 डी का 3 किस में ये देख लेते हैं। सी का 2 ना, हाँ, और डी का 3, हाँ ठीक है। सी का 2 डी का 3, सी का 2 डी का 3 इसमें, सी का 2 डी का 3 इसमें। देखो, दो आपके आंसर यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ दो बचते हैं आपके, तो मतलब करीब 50% चीज़ें आप यहाँ से कवर कर ले जाओगे अगर एक दो स्टेटमेंट आपको पता होंगे यहाँ पे, तो है ना। कोई क्वेश्चन में क्या होता है, हमको सिर्फ एक ही पता, उसके सॉल्व हो जाते हैं वहाँ से, राइट, तो याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या होगा 123 का बी करेक्ट है, बी वाला। आगे आते हैं 124, नगर पालिका परिषद के संबंध में विचार करना है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पहली बात, 124 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यह राज्य कानून पर निर्भर करेगा। सेकेंड बात है, नगर पालिका परिषद में कार्यकारी समिति होती है। सेकेंड बात एकदम सही है। तीसरी बात है, नगर पालिका परिषद का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तीसरी बात एकदम करेक्ट है। आर्टिकल 243 का ZA के अनुसार नगर पालिका को चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, आंसर सी करेक्ट आंसर है। 125 है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 125 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, बी आंसर होगा, क्योंकि 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री या संसद का कोई भी प्रत्यक्ष भूमिका नियुक्ति में नहीं होती है। इसके याद रखना है 125 का भी। 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से गलत नहीं है? 2 बार पूछा, गलत भी पूछा और नहीं भी पूछा। ठीक है, मतलब असत्य भी नहीं भी, तो हमको क्या बताना है, हमको सही दे उड़ना है, कौन सा सही है। ठीक है, सिंपल सा एक आप ये फंडा याद रख लो, इतना ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है वहाँ पे क्या बोला है। तो हमारा जो यहाँ पर सही क्या है, जो बी स्टेटमेंट है यहाँ से सही होगा, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग SPSC जिसको बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संवैधानिक निकाय जिसका प्रावधान आर्टिकल 315 में, जैसा भी लोगों ने मैचिंग में ऊपर किया था। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि SPSC के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। गलत हो गया। ठीक है, बी तो हम लोग का करेक्ट हो गया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा जो था, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये बात भी गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन पंचायती संविधान से संबंधित है। डी भी गलत है, क्यों? डी इसलिए गलत क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन काम करती है। गलत है, क्योंकि ये राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। तो ये सब बातें याद रखनी है। जहाँ पर गलत 2 बार है, असत्य नहीं, मतलब पर गलत, असत्य का मतलब क्या, गलत नहीं का मतलब भी गलत, वहाँ पे आपको सही आंसर चुनना है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं 127, सूची 1 आयोग संस्था और सूची 2 स्थापना वर्ष, उस देश के क्या होंगे। ठीक है, 127 देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या हो जाएगा, ये आपका होगा ये हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण 1993। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो हो जाएगा 2005 का सूचना अधिकार। नीति आयोग क्या होगा,
नीति आयोग जो आपको जाएगा 2015 का सहकारी संघवाद, 2015 में क्या आया था, ये रिप्लेस किया था किसको, योजना आयोग को, ठीक है। और योजना आयोग कब था, 1950 पंचवर्षीय योजना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है 128। उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2013 में हुई थी, जो राज्य स्तर पर सद अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब कि उत्तराखंड में जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 2013 में थी, जो राज्य स्तर पर अधिकार संरक्षण प्रदान करेगा। 128 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये एकदम करेक्ट है। लोकायुक्त संस्था मुख्य रूप से भ्रष्टाचार निरोधक है, लेकिन सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। एकदम सही बात है। तीसरी बात है, महाराष्ट्र में लोकायुक्त 1971 में स्थापित हुआ था, जो सबसे पुराना है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर तीनों सही है, 1 2 3 डी करेक्ट आंसर है। 129 निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा असत्य और कौन सा नहीं है, मतलब सही बात चुननी है हमको, ठीक है। असत्य नहीं पूछा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग की स्थापना 2004 में जनजातीय विकास पर फोकस करता था। 129 का पहला गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 नहीं बल्कि 2003 से स्वतंत्र था, उसके ऊपर हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों की निगरानी करता है, लेकिन निजी क्षेत्रों को शामिल नहीं करता है इसमें। सेकेंड बात क्या है, करेक्ट है। तीसरा, लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, लेकिन 2023 में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, ये बात करेक्ट है। तीसरी वाली 3 और 2 सही है, 1 गलत है। आंसर क्या होगा, बी। हमको सही पता करना था तो बी 2 और 3। क्वेश्चन आते हैं 130 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है, गलत है। कौन सा गलत है इसमें, देखते हैं। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जो योजना आयोग की सलाह पर आधारित था। पहला 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। ये केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय करती है, लेकिन नीति आयोग के बाद भंग हो गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। सेकेंड क्या हो जाएगी, गलत है यहाँ से, क्योंकि नीति आयोग के बाद भी अस्तित्व में है और हालांकि कम सक्रिय है जी, ये बात लेकिन भंग नहीं हुई है। तीसरा है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें मुख्यमंत्री की सभी मुख्यमंत्री की भागीदारी होती है। करेक्ट बात है, 130 करेक्ट है, लेकिन पूछा कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो 2। 131 निश्चित एक पर कथन पर विचार करना है। गुजरात में राज्य मानवाधिकार आयोग 2006 में स्थापित हुआ था, जो राष्ट्रीय आयोग से पहले है। 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि गुजरात में HRSC जो है 2006 में बना था, लेकिन राष्ट्रीय आयोग जो बना था NHRC वो 1993 में बना था, पहले बना था, तो उल्टी बात बता रही है, ठीक है। सेकेंड, ये आयोग के पहले जांच कर सकते थे, ये आयोग केवल जांच कर सकते थे, लेकिन दंड नहीं दे सकते। ये बात क्या होगी, ये बात इसकी क्या होगी, करेक्ट है, एकदम सही बात है। सभी राज्यों में आयोग अनिवार्य है, लेकिन लोकायुक्त के साथ विलयित है, ये बात गलत है ना। आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट आंसर है। सही पूछा तो केवल 2 सही होगा, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। राजनीतिक यहाँ पर पार्टियां और इसके यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना वर्ष या मुख्यालय। पहली बात है 132 का, इसमें बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1885 स्वतंत्रता संघर्ष, है ना। हाँ ठीक है। अगला कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1925। बहुजन समाज पार्टी कब हुई थी, बहुजन समाज पार्टी आपकी थी 1984। और आम आदमी पार्टी सबसे बाद में थी, जो 2012 भ्रष्टाचार विरोध को लेकर के आई थी। डी का 3 कहाँ पर है, डी का 3 2। अगर देखो, अगर सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी का ही पता होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे बाद में आई, सबको पता है, इतना बात तो ना, तो इतनी बात, सिर्फ एक बात से आप 50% क्वेश्चन निकाल लेते हैं आप यहाँ से। अब उसके बाद बचा था क्या, थोड़ा सही करना था, तो सी यहाँ से आंसर हो गया, थोड़ा सा और माइंड लगाते तो सी आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 133। थोड़े बहुत क्वेश्चन देखो, कम से कम जो यूपी पीसी हम लोग पेपर देंगे ना, 20 से 25 क्वेश्चन आपकी जो माइंड है ना उससे ही सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर माइंड आप यूज करोगे, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो 20 से 25 क्वेश्चन एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क कर सकते हो सही आप। हर चीज़ रट के, हर चीज़ किताब से नहीं, ठीक है। आगे आते हैं 133 कानूनी संशोधन और लागू वर्ष के उद्देश्य क्या क्या है, 33 में देखते हैं। पहली बात है, इसमें बोला है कि हाँ, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1985 स्थिरता रोग पर। उसके बाद आपको हो जाएगा 91 संविधान संशोधन, 2003 दल बदल शक्ति हुई थी। राजनीतिक दलों का पंजीकरण हुआ था, ये कब हुआ था, सी का 1989 के चुनाव आयोग के द्वारा। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को चुनाव सुधार हुआ था। आंसर 133 का क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है।
ठीक है। आ गया था 134। नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और बताना कि कौन से यहाँ पर जो है दल बदल से जुड़े हुए हैं, कौन से राजनीतिक दलों और दल बदल से जुड़े हुए हैं। पहली बात है, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 2000 से अधिक है, लेकिन केवल 6 राष्ट्रीय दल हैं। 134 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, दल बदल कानून के तहत यदि सदस्य व्हीप का उल्लंघन करता है तो आयोग लेकिन स्वतंत्र मतदान पर नहीं कर सकता है। सेकंड बात करेक्ट है क्या? कथन तो गलत हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि व्हीप उल्लंघन अयोग्यता का आधार, लेकिन मतदान पर लागू स्वतंत्र मतदान सीमित होगा, है ना? ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, चुनाव आयोग दल प्रतीकों को फ्रीज कर सकता है, जैसा आरजेडी मामले 1997 में किया था। ये बात करेक्ट है। बी आंसर होगा 1 और 3। 135 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 और कारण आर। कथन 1 कारण। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना करता है, जो यहाँ पर मुख्य रूप से चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करेगा। 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। सेकेंड बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसकी जैसी होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं ए। 36 है, संवैधानिक पद संस्था। संवैधानिक यहाँ पर संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से इसका उद्देश्य होगा ये देखते हैं। पहली बात है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। 136 मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा क्या? ये आपको हो जाएगा 1 अनुच्छेद 324 चुनाव को लेकर के। निंदक मालिका परीक्षक कैग 148 बताया था मैंने ऊपर आपको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 लोकसेवा आयोग वो 315। करेक्ट आंसर 136 का एक करेक्ट है। 137 नंबर है, नीचे दिए यहाँ पर 2 कथन है, बताने कौन से यहाँ पर असत्य नहीं है, असत्य गलत भी नहीं भी, मतलब कौन सा सही है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति रहता है, लेकिन मूल संरचना का सिद्धांत से सीमित देगा, है ना? पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड बात है, अनुच्छेद 239 ए राष्ट्रपति को विशेष दर्जा देता है, जहां मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 239 ए दिल्ली को विधानसभा देता है, लेकिन मुख्यमंत्री निर्वाचित एलजी राष्ट्रपति प्रतिनिधि होते हैं। ये बात गलत होगी। तीसरी बात है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, लेकिन 2019 में समाप्त हो गया। बात सही है, 1 और 3 सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 138 निम्नलिखित पर विचार करने। अनुच्छेद 352 के संबंध में सही नहीं है। कौन सा अनुच्छेद 352 के बारे में सही नहीं बता रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का। यहाँ से एक तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करता है जो युद्ध या विद्रोह पर आधारित हो। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 नहीं। ये बात क्या होगी? गलत है। तो क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं और मौलिक अधिकार हो सकते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। संसद की मंजूरी 1 महीने के बाद से अन्यथा समाप्त हो जाएगी। करेक्ट है। 1 और 3 सही है। पूछा क्या गलत? सही नहीं कौन सा? 2, केवल 2। 139 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 19 ए के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) से सीमित देता है ना, सीमित होती है। पहली बात क्या होगी? 139 का पहला करेक्ट है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो विदेशियों पर लागू नहीं है। सेकेंड बात क्या है? गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 को सभी पर लागू, विदेशी भी और ये, है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति मूलाधिकार के परिवर्तन के लिए देता है। करेक्ट है। 1 और 3 सही है। सही पूछा है क्या? कौन सा सही है? सही है, सी आंसर होगा। 140 नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और कारण है। कथन 1 कारण। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो सरल बहुमत से संभव नहीं है। 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, मूल संरचना सिद्धांत के संबंध भारतीय मामले से उभरा था, जो संसद के संशोधन की शक्ति सीमित करता है। ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही और इसकी व्याख्या भी करता है। बी करेक्ट है 140 का, ठीक है। 141 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। 141 यहाँ पर मौलिक कर्तव्य और इसके क्या उद्देश्य या स्रोत हैं। 41 में पहली बात है, ये बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 51A का जी प्रकृति संरक्षण हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हो जाएगा ये बी का 2 मतलब अनुच्छेद 51A का एच मानवतावाद विकास। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ये क्या होगी? सार्वजनिक संपत्ति की जो रक्षा हो जाएगी ये सी है, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर अनुच्छेद 51A का आई। हिंसा का त्याग और राष्ट्रीय ध्वज सम्मान ये हमारा प्रतीक सम्मान है 51A का।
करेक्ट आंसर क्या होगा? A1 B2 C3 D4। 141 का डी करेक्ट है। 142 142 है, नीचे दिए गए पर कथन में कौन सा कथन असत्य और नहीं भी है ना? तो एक तरह से हिंदी में समझो, समझ आ जाएगा आपको कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अपना एक ट्रिक है, असत्य भी नहीं भी, तो दोनों गलत है, मतलब यहाँ पर सही बताना है मुझे। तो देखो पहली बात है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए क्या होता है? रीढ़, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 से व्यापक होगा। पहली बात। 142 का पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, सही भी है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित नहीं होगी। ये बात क्या होगी? ये बात आपकी जो होगी गलत है। तीसरा, अनुच्छेद 21 गोपनीयता का अधिकार शामिल होता है, सही है। 1 और 3 सही है, सही पूछा है तो बी। 43 143 143 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि कथन एक कारणा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है, जबकि लेकिन कानून लागू नहीं करता है। पहली बात क्या होगी? 143 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये क्या लिखा है? कैच सेकेंड लिखा है, ये सत्य और व्याख्या है ना, ये सत्य और व्याख्या जो होता है ये कैच का भाग है, धार्मिक स्वतंत्रता का संघर्ष है ना, क्या लिखा है? सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी? 143 की ये सेकेंड बात इसकी क्या लिखा है इसमें? 143 44 नागरिक संहिता देता है लेकिन लागू नहीं करता, ये बात तो सही हो जाएगी इसकी, ठीक है। और बी ये जो है आर जो होगा इसका, ये गलत हो जाएगा, जहाँ तक ये गलत होगा, सही बात होगी ये भी। लेकिन ये कैप्च क्या लिखा है? भाग धार्मिक स्वतंत्रता, इसको हटाते हैं क्वेश्चन को, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ डाउट लग रहा है मुझे। तो ये कैप्च का भाग है धार्मिक स्वतंत्रता संघर्ष है, ये इसमें देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। आर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द DPSP। हाँ देखो यहाँ पर इंग्लिश में आपको समझ आ रहा होगा ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द DPSP है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग विद रिलीजियस फ्रीडम, एकदम सही बात है ना, दोनों बातें सही है, ये सही बोला। यहाँ पर इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पर इसको समझ आएगा, तो दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी से अगर नहीं यहाँ पर लगेगा तो इंग्लिश से आप यहाँ से देखा करो, तो आंसर आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। 143 का बी, दोनों बातें करेक्ट हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 144, सूची को सूचितों को मैच करते हैं, अनुच्छेद और यहाँ पर इसके उद्देश्य के अंग। आर्टिकल 44 में आर्टिकल जो 43 है ग्राम पंचायत को लेकर के है ना, आर्टिकल 47 हो जाएगा आपका 47 जो हो जाएगा पोषण स्तर से सुधार को लेकर के है ना। 50 आर्टिकल 50 जो है ये क्या होगा? न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 39 क्या होगा? 39 हो जाएगा डी का 4 संशोधन वितरण। करेक्ट आंसर 144 का डी करेक्ट है। 145 आते हैं 145, इसमें दिया है नीचे दिए गए विकथन कारण पर विचार करना है। अनुच्छेद 36 DPSP की परिभाषा है। 145 पहला करेक्ट है, 145 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला अनुच्छेद 37 जो होता है गैर परिवर्तनीय लेकिन मौलिक होता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति होती है। तीनों बातें करेक्ट है। 145 का 1 2 3 सभी डी आंसर होगा। 146 नंबर नीचे दिए गए पर कथन में कौन सा गलत असत्य नहीं है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। अनुच्छेद 45 यहाँ पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा RTE से प्रवर्तन देता है। पहली बात 146 का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है, सही बात है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहा है अनुच्छेद 46 SC ST के उत्थान लेकिन आरक्षण नहीं देता है, ये बात गलत है ना, देता है आरक्षण। तीसरा अनुच्छेद 49 स्मारक संरक्षण को लेकर है, सही बात है। 1 और 3 सही है, सही पूछा तो बी। क्वेश्चन नंबर 147 नीचे दिए गए पर कथन पर विचार करना है। दल बदल कानून के तहत यदि दल का 2/3 सदस्य विलय करता है तो अयोग्यता नहीं होती है। 147 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, क्योंकि दल बदल कानून में विलय के लिए 2/3 न कि 1/3, ठीक है, गलत हो जाएगा। राजनीतिक दलों में चुनाव आयोग से पंजीकरण अनिवार्य होता है, लेकिन राष्ट्रीय राज्य स्तर का दर्जा वोट प्रतिशत पर निर्भर होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। तीसरा 2003 के संशोधन ने दल बदल में 1/3 नियम को हटा दिया, जिससे शक्ति बढ़ गई थी, करेक्ट। 2 और 3 सही है, आंसर बी। 148 नंबर 148 है। छावनी बोर्ड के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा? इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है। 148 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है। छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा छावनी बोर्ड परिषद 1924 के अंतर्गत किया जाता था, जिस पर रक्षा मंत्रालय नियंत्रण करती है। अगला है, यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, करेक्ट बात है।
इसी की स्थापना छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या हेतु नगर पालिका प्रशासन के लिए की जाती है और ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है, लेकिन पहली बात गलत है, गलत पूछा था ए। 149 निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत और नहीं, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। द्रविड़ मुनेत्र काडगम की स्थापना 1949 में जो तमिल राष्ट्रवाद पर आधारित है। 149 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि 1949 नहीं बल्कि ये डीएमके 1949 नहीं बल्कि 1949 में द्रविड़ कंगड़म से अलग होकर, लेकिन औपचारिक 1949 में ही। ठीक है, सही 1949 है, लेकिन डीके मूल 1944 था, है ना, ये बात होगा। आगे आते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 1998 में ममता बनर्जी द्वारा गठित एक मूल रूप से पश्चिम बंगाल केंद्रित। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, शिवसेना की स्थापना 1966 में बाल ठाकरे द्वारा हुई थी, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व में एनडीए से अलग हुई थी। करेक्ट है, आंसर 2 और 3 सही है, 149 का बी। लास्ट क्वेश्चन होगा 150 150। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है, लोकायुक्त के बारे में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर, सभी करेक्ट है। लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। सेकेंड बात है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्षों का, 8 वर्षों का ध्यान रखना है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 150 का डी करेक्ट है। इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन कर लिए। टेस्ट नंबर 3 था जीएस वर्ल्ड का, ठीक है, ये खत्म हो गया। और हम लोग कल देखेंगे, अब यूकेटी का अपना टेस्ट है जो कल या आज शाम को ही देख लेंगे। मैं आपको देखो टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, जैसा रहेगा आप टेलीग्राम से अगर जुड़े हो तो अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो टेस्ट 2 आपका होगा यूकेटी का, टेस्ट नंबर 2 मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, ध्यान रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर वो होगा और 18वीं शताब्दी से, मतलब 17वीं लास्ट से 18वीं जैसा कि होगा मैं आपको टेलीग्राम पे एकदम क्लियर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस टाइप से हम लोग अभी जो अपना यूकेटी का टेस्ट है सबसे आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्ट के कवर करेंगे हम लोग, जैसे कि पहला पेपर हो गया है, दूसरा पेपर भी अब मॉडर्न हिस्ट्री लेके आने वाले, फिर तीसरा, ऐसे करके हम लोग कम से कम एक हफ्ते में 3 पेपर खत्म करेंगे। ठीक है, और अभी एक बात और कि राजस्थान पीसीएस का फॉर्म आ चुका है, उसको अप्लाई कर दो आप। राइट, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और प्रीवियस ईयर मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको देख पाओगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए, आप तैयारी कर ही रहे हो तो आप इसको दे सकते हो। साथ में भी राजस्थान पीसीएस के लिए हम लोग करंट अफेयर्स यहाँ पर हर महीने की मैगजीन भी निकाल देंगे एक, है ना, वो भी आपको मार्केट में और टेलीग्राम पे भी आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम या यहाँ पर भी। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।